तो अगला टॉपिक है हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोगों को अगले टॉपिक में जानना है। यहाँ पर हमारे पास एक मूवेबल कंडक्टिंग रॉड है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, और इस रॉड को हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इसको मैं किसके सिंबल से दिखा रहा हूँ, डॉट के सिंबल से दिखा रहा हूँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट के सिंबल से है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है इस बोर्ड के। हमको यहाँ पर ये बताना है कि अगर इस कंडक्टिंग मूवेबल रॉड को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूँ कुछ v वेलोसिटी के साथ, कैसे मैं इसको v वेलोसिटी के साथ अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो जब ये रॉड हमारी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इस कंडक्टिंग रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमको इस टॉपिक में यही फाइंड करना है। क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इसमें मैंने एक यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड रखी है। इस रॉड को मैं यहाँ x = 0, मैं यहाँ पर इनिशियल पॉइंट यानी कि x = 0 मान लेता हूँ, और ये जो मूव की है हमारी रॉड, ये कितनी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, मैं कह देता हूँ कि ये x डिस्टेंस मूव की है हमारी रॉड, और रॉड की जो लेंथ है वो है l। ठीक है, मैंने कहा कि इस l लेंथ की रॉड को अगर मैं x0 से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाएगी, और जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो हमको पता है, फैराडे ने बताया है कि इस कंडक्टिंग रॉड में क्या इंड्यूस होने वाला है, करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। हमको इसमें यही बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इंड्यूस होने वाला ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमको पता है जो कि होता है d∅dt, यानी कि हमको d∅dt फाइंड आउट करना है। लेकिन ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमको यहाँ पर चाहिए होगा फ्लक्स की वैल्यू, कि कितना फ्लक्स इस कंडक्टिंग रॉड के थ्रू पास हुआ है। तो अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमको पता है कि फ्लक्स क्या होता है भाई, ये होता है BA, यानी B.A, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं BA cos थीटा। ठीक है, अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो हमारे पास जिस एरिया को इस रॉड ने क्रॉस किया है वो एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की, वो होगी 0, और अगर cos 0 की बात करें तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। इस वजह से यहां पर अगर मैं बात करता हूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना होगा, तो यहां पर जो होने वाला फ्लक्स होगा वो होगा BA cos थीटा। लेकिन B तो हमको पता है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पर ये जो एरिया है ये कितना होगा, यानी कि ये जो हमारी मूवेबल कंडक्टिंग रॉड है उसने कितना एरिया कवर किया। ठीक है ना, तो एरिया फाइंड आउट करना है अगर मुझे, इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, और इसने जो एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट लिया है वो है x। अगर मुझे इस वाले रीजन का एरिया चाहिए तो इसका एरिया कितना होगा, वो होगा L × x। तो एरिया अगर L × x है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, BLx, और cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आ गया, BLx के बराबर आ गया। अब अगर मुझे BLx यहाँ पर फ्लक्स मिल गया है तो यहाँ पर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर E = हो जाएगा -d BLx / dt। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड है, इन दोनों टर्म को अगर मैं बाहर कर लूँ तो जो ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, देखिए वो होगा BL dx/dt। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो dx/dt लिखा हुआ है इसको मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये जो dx/dt है मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी -BLV, यही होगी कि नहीं होगी, यानी कि जो इस रॉड में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, -BLV के बराबर हो जाएगा।
डन। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ईएमएफ। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यही तो होता है भाई, V अपॉन R होता है। V की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर मैंने यहां पर ईएमएफ कंसीडर किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। और अगर मैं करंट की बात करूं तो E की वैल्यू हमको यहां से पता है कितनी है, BLV अपॉन R। तो जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो कितना होगा, BLV अपॉन R के बराबर, और जो इंड्यूस होने वाला EMF होगा वो कितना होगा, -BLV के बराबर होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करता हूं। यहां पर हमारे पास एक L लेंथ की मूवेबल कंडक्टिंग रॉड थी। मैं इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ अगर मूव करता हूं x डिस्टेंस तक, तो इस रॉड में इंड्यूस होने वाला जो EMF है वो BLV के बराबर होगा, या फिर जो इंड्यूस होने वाली करंट है वो BLV अपॉन R के बराबर होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस मूवेबल कंडक्टिंग रॉड में जो इंड्यूस होने वाली करंट है उसकी वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन इसमें इंड्यूस होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि भाई करंट की डायरेक्शन भी जरूरी है। तो अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो इस इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। क्या कहता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जरा ये जानते हैं। जैसा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे तो उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन थी उसको हमने लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। थंब हमारा किस डायरेक्शन में था, फोर्स की डायरेक्शन में था। लेकिन यहां पर अगर किसी भी कंडक्टिंग रॉड को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं, उसमें इंड्यूस होने वाली जो हमारी करंट है उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा हमें, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताएगा, जो लगभग सिमिलर है किसके, लेफ्ट हैंड रूल के। देखिए लेफ्ट हैंड रूल में अगर बात की जाए तो ये मेरी जो फर्स्ट 4 फिंगर थी वो किसकी डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी। तो यहां पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में भी ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में होगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में थी, यहां पर भी ये जो मिडिल फिंगर है हमारी राइट हैंड की वो भी किसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और यहां पर थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन में था, लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में ये जो थंब है वो हमारे कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस डायरेक्शन में हम अपने इस थंब को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए जरा फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करता हूं कि जो फर्स्ट 4 फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में होगी। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब हमारा कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में हो, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो हमारे इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन में होगी। जरा ये यहां पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और जो हमारा कंडक्टर ये मोशन कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो मैं अपनी फिंगर को देखिए कुछ इस तरीके से राइट हैंड को अरेंज करूंगा, यानी ये इंडेक्स फिंगर हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारा मोशन की डायरेक्शन में है थंब हमारा, तो ये जो हमारी डायरेक्शन है मिडिल फिंगर की वो क्या है, वो इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसमें जो हमारी इंड्यूस होने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस होने वाला करंट होगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूं, जैसे मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने कहा यहां पर मैंने एक कंडक्टर रखा और इस कंडक्टर को मैं मूव किस डायरेक्शन में करा रहा हूं, या तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में करा सकता हूं या तो अपवर्ड डायरेक्शन में करा सकता हूं, भाई नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं इस कंडक्टर को ऐसा मूव कराऊंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता हो। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की ही ऐसे चल रहा हो ना, मैं इसको या तो नीचे या तो ऊपर या इधर या उधर की तरफ मूव कराऊंगा जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा रहा हूं तो जरा ये देखते हैं कि यहां पर जो इंड्यूस होने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। जैसा कि मैंने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में कहा कि भाई ये जो मेरी फिंगर है इंडेक्स फिंगर वो किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो थंब है हमारा किधर होगा, इस कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ होगा। तो ये देखिए जो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन है हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में। तो हमारी जो इंड्यूस होने वाली करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा
फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, यानी कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मोशनल ईएमएफ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। हम कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को, जरा ये समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसी मानी थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानी थी। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड मानी थी, ठीक है ना। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये हमारे पास एक एल लेंथ का क्या है भाई, एक कंडक्टिंग रॉड है, जिसको मैं मूव करा रहा हूं किधर, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ। ये पोजीशन क्या थी, हमारी 0 थी, और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ था, x डिस्प्लेस हुआ था। जरा ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को कैसे फॉलो कर सकता है, ठीक है ना भाई। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि हमारी एनर्जी टोटल क्या है, कंजर्व है, ना ही हमने प्रोड्यूस किया ना ही हमने वेस्ट किया, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए कि कैसे इस लॉ को हम फॉलो कराएंगे, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव कराऊंगा तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। भाई कितना फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है कितना, F = ILB sin थीटा। ये फोर्स लगता है, ये हमने अपने फोर्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ILB sin थीटा लगता है। अब भाई अगर मैं इस कंडक्टिंग रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। लेकिन जरा ये पता करते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो किससे पता करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्या कहता है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो देखिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है किधर है, अंदर की तरफ है, यानी कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि इस कंडक्टिंग रॉड को मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं v वेलोसिटी के साथ। अब भाई मैग्नेटिक फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है, मैं इसको मूव अपोजिट डायरेक्शन में करा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं इसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, भाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो मैं इसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा वो कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो लगभग किसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है। डन। इसका मतलब कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसको मूव कराने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इस रॉड के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं कि नहीं। और भाई वर्क करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास एक एनर्जी आ गई किसके लिए, मैं जो इस रॉड के ऊपर वर्क कर रहा हूं। डन। अच्छा, अब दूसरी एनर्जी की बात करते हैं कि भाई जब इस कंडक्टिंग रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं मूव कराऊंगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के फॉर्म में इंड्यूस होगी। अगर मैं ये कह दूं कि इंड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और मैंने इसके ऊपर जो वर्क करने में एनर्जी खर्च की है वो दोनों इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कह सकता हूं, ठीक है ना। तो हमको यही चीज बतानी है कि मैंने इसके ऊपर जो भी वर्क किया है वो एनर्जी और जो इसमें इंड्यूस होने वाली करंट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे के बराबर है, हमको यही बताना है। मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हम इसके ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे फोर्स पता करना है, और फोर्स के लिए भी अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी कंडक्टिंग रॉड को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा तो उसमें इंड्यूस होने वाली जो हमारे पास करंट थी वो करंट कितनी थी, तो मैंने देखा था वो करंट थी BLV/R के बराबर थी, ठीक है। तो ये जो I की वैल्यू है क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर पुट करके देखते हैं। ये फोर्स होगा, I की वैल्यू कितनी रखेंगे, BLV/R,
और यहाँ पर ये हमारे पास एल बी, और साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर लेंथ किस डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा फोर्स किसकी वजह से आया है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टिंग रॉड के ऊपर लगेगा जो कि अंदर की तरफ होगा। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि इसके ऊपर इसको मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा वो भी इसी के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, वो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर है। अब मुझे क्या पता करना है, सबसे पहले कि मैंने इस रॉड के ऊपर कितनी मैकेनिकल पावर यूज की है। यानी कि मैं इसको लिखूंगा मैकेनिकल पावर m इज इक्वल टू, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होती है। अब अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया है इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि x अपॉन t। ठीक है ना, ये मैकेनिकल पावर है जो मैंने इसको मूव करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई किया है। जरा यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की अगर वैल्यू रखें, ये होगा पी एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और ये क्या होगा x बाई टी। अब देखिए यहां पर ये जो x बाई टी हमने लिखा है, ये x बाई टी क्या होगा भाई, ये जो x बाई टी है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये होती है वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो भी मैंने मैकेनिकल पावर खर्च की है वो मैकेनिकल पावर किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगी। यानी कि इस कंडक्टिंग मूवेबल रॉड को मूव करने के लिए मैंने जो मैकेनिकल पावर या एनर्जी जो खर्च की है वो कितनी है, वो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है ना, तो अब यहां पर ये तो हमारे पास आ गया कि मैंने इसके ऊपर जो वर्क किया है उसके लिए मैंने कितनी एनर्जी खर्च की है। अब बात करते हैं कि जो इस कंडक्टिंग रॉड में इंड्यूस होने वाली करंट है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर हम कहेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है वो होगी आई स्क्वायर आर के बराबर होगी। अब भाई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अच्छा एक मिनट, यहां पर देखिए बी एल वी है तो इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वो होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक आर और है तो ये आर लिख दिया। यहाँ से देखिए एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आएगी वो कितनी आएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आएगी। यहाँ पर देखिए जो इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो भी हमने वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च की है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल आ रही है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये जो हमारा मोशनल ईएमएफ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। भाई अगर जितनी एनर्जी मैंने इसको यहां से यहां तक मूव कराने में खर्च की है उतनी ही एनर्जी इस कंडक्टिंग रॉड में इंड्यूस हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा मोशनल ईएमएफ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। जरा आप देख लीजिए, अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है हमारा मोशनल ईएमएफ, या फिर मोशनल ईएमएफ जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, या फिर जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी कंडक्टिंग रॉड को रोटेशनल मोशन कराएंगे और देखेंगे वहां पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।